हेलो बच्चों, माय नेम इज आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है PTH। लेकर के आया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 5, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन दूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर पाओ। मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने जितनी भी बना रखी हैं उनको आपने देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक है उनके और प्लेलिस्ट जा करके आप चेक कर सकते हैं। आपको सभी वीडियोस पार्ट वाइज मिल जाएंगी, आप उनको जरूर देखिएगा क्योंकि बच्चों जब तक आप उनको नहीं देखोगे तब तक ये लेक्चर आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी जर्नी। सबसे पहले इसमें टॉपिक कवर करते हैं, देखें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इन दिस वीडियो। मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूं बच्चों वो पहला टॉपिक है हमारे पास एरिया वेक्टर। पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा जो बच्चों टॉपिक है वो है हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आराम से समझो हर चीज को, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और तीसरा जो टॉपिक होगा बच्चा जी वो होगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर करूंगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों चीजों को मैं बारी बारी से आपके सामने पेश करूंगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से इन तीनों चीजों को समझना है और बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठना है ताकि आप जो है वो बहुत अच्छे से इन कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं ये आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। 12th आ चुका है, सभी चीज़ों को आप साइड में रख दो। हर चीज़ को जो भी आप यूज़ करते हो हल्के हल्के आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत हैं, सिलेबस बहुत है, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों से आप लेकर के चलोगे अगर तो बहुत जल्दी अपनी मंजिल को पा सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, इन टॉपिक्स को एक एक करके सबको पढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक अपना एरिया वेक्टर, इसको समझना बहुत जरूरी है। एरिया वेक्टर, ठीक है जी, एरिया वेक्टर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको बहुत अच्छे से फील करना है। एक्चुअली बच्चों आपको पता है एरिया क्या होता है। जितने भी बच्चों क्लोज्ड फिगर्स होते हैं, आप जरा ध्यान से देखो, जितने भी क्लोज्ड फिगर्स होते हैं जितने भी, है ना, उनके पास सबके पास एक अपना एरिया होता है। जैसे कि बच्चों मैं एक सर्कल की बात करूं, मैं एक स्क्वायर की बात करूं, है ना जी, ये सब 2D प्लेन्स हैं। मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, है ना, तो ये इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो इन सबके पास कुछ अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, है ना जी। जैसे आप एक अपने जिस कॉपी पर आप लिख रहे हो उस कॉपी को इस तरीके से पन्ने को फ्लैट करके देखो तो आप इस तरीके से कॉपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर पन्ने को करके देखो, ऐसे करके ओपन करके, तो ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा। तो यहाँ से आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। ध्यान से देखोगे इस तरीके से तो आपको ऐसा लगेगा क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो वो एरिया हमको देखना है। ये बच्चों 2D क्लोज फिगर्स होते हैं, कुछ 3D सरफेसेस होते हैं। जैसे कि बच्चों ये आप देखोगे इस तरीके से आपको स्फीयर दिखाई देगा, ऐसा है ना। अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको सिलेंडर दिखाई देगा इस तरीके का, है ना जी, इस तरीके का बच्चों सिलेंडर भी दिखाई देगा। ये एक 3D सरफेसेस होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये 3D सरफेसेस होते हैं, इनको गॉसियन सरफेसेस बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। इसमें बच्चों हम लोग को एरिया को पढ़ना है, एरिया वेक्टर पढ़ना है, एरिया का डायरेक्शन पढ़ना है कि जितने भी आपके जो ये 2D फिगर्स होते हैं ये किस तरीके के डायरेक्शंस को कंसिडर करते हैं और जो ये 3D फिगर्स होते हैं इनका एरिया वेक्टर कहाँ होता है। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से समझना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनको समझाना आप लोगों को। ठीक है, कि भाई मान लो ये एक XY प्लेन है इस तरीके का और यहाँ पर एक सरफेस रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये 2D सरफेस है, मान लो ये X है और ये Y है। ठीक है, हमने आपसे कहा इस लैमिना शीट को आप इस तरीके से समझना, जैसे कि ये इस तरीके से आप ध्यान से देख रही है। ये एक लैमिना शीट है, ये XY प्लेन में आपकी रखी हुई है। ठीक है, X और Y, ठीक है, XY प्लेन में रखी हुई है। आप देखोगे इसका एरिया वेक्टर यानी कि ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो आप देखोगे इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से ऊपर को और नीचे को, है ना, ऊपर को और नीचे को इस तरीके से बच्चों आपको क्या दिखाई देगा जरा, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। मींस ये जो इसका होगा वो टॉप डायरेक्शन में होगा, ये जो इसका होगा वो बॉटम डायरेक्शन में होगा। यहां पर एरिया वेक्टर मिलेगा आपको, यहां पर एरिया वेक्टर मिलेगा। ये 2D सरफेसेस की बात है। ठीक है, ऐसी बच्चों जैसे मान लो ये है, यहाँ पर एक सर्कल है इस तरीके का। हमने कहा इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हो तो ऊपर की तरफ, नीचे की ओर देखोगे अगर आप तो नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको
एरिया वेक्टर सीन होता हुआ दिखाई देगा। समझ गया ना? ये 2D सर्फेसेस की हम बात कर रहे हैं। कौन से सर्फेसेस की बात है बच्चों जी? 2D सर्फेसेस की। हमेशा ध्यान रखा करो एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है हमेशा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर, है ना। कोई भी अगर एक सरफेस होगा, जैसे मान लो ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर जस्ट इसके परपेंडिकुलर, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो आप, ठीक है। किसी भी सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, है ना, उसका वैसा डायरेक्शन होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये ए वेक्टर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए वेक्टर, मींस एरिया वेक्टर। ये 2D सर्फेसेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। किसी भी प्लेन में अगर आप एक 2D सरफेस रखते हो, जैसे आपका पेज है, आप पेज को इस तरीके से देखोगे, ऐसा करके पेज होगा। जब आप ऐसे करके रखोगे तो एरिया वेक्टर उधर को जा रहा होगा, एक इधर को आ रहा होगा, है ना। तो वही चीज बच्चों क्या कहलाती है? हमारी एरिया वेक्टर। यानी कि एरिया तो आपको पता ही है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल पार्ट के पास, किसी भी, जैसे यही है इस सरफेस के पास जो अपना क्रॉस सेक्शन पाथ है, जो भी बच्चों यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पाथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं, ठीक है, एरिया। ठीक है, अभी आगे जाकर के इसको और गहराई में आप लोग फील करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। जैसे बच्चों हम लोग बात करते हैं 3D सर्फेसेस की। 3D सर्फेस में सबसे ज्यादा आपको स्फीयर को देखना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, स्फीयर, है ना। स्फीयर बच्चों ऐसा होता है, ये एक स्फीयर है। आप जरा यहाँ पे देखिए, इस तरीके के इसका सेंटर होगा। ये इसका कुछ हल्का सा 3D पोर्शन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ये 3D पोर्शन, ये इसकी रेडियस होगी इस तरीके से आर, आप देखोगे इस तरीके से, और ये इसका 3D सर्फेस। 3D सर्फेस में आप अगर एरिया वेक्टर को देखोगे तो ये देखो सेंटर से इस तरीके से होगा ये, और सेंटर से जब भी हम किसी चीज को डालते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, आपको पता है। सेंटर से जो भी लाइन हम इसके सरफेस पर डालते हैं वो हमेशा कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस तरीके से आपको एरिया वेक्टर आउटसाइड, हमेशा ध्यान रखना, आउटसाइड ऐसे करके इस तरीके से आपको कौन दिखाई देगा? जरा बताओ आप, एरिया वेक्टर। कौन दिखाई देगा? एरिया वेक्टर। ये देखो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आपको कौन दिखाई देगा? आप बताओ, एरिया वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना। मतलब अगर ये गॉसियन सरफेस है इस तरीके का, हमने कहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बहुत ही इजीली कहोगे सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे करके आप इस तरीके से डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हो, डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हो। बोलो जी, क्लियर है? इसी को बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर, ठीक है। यानी कि किसी भी एक गॉसियन सरफेस के अंदर, मींस किसी एक 3D सरफेस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप कहोगे सर आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हर बार आपको ऐसा फील होगा कि ये सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे आप लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। इसीलिए बच्चों इसका एक डायरेक्शन होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने एरिया के साथ साथ यहाँ पे जो टर्म लिखी थी, एरिया के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक वर्ड को भी यूज करा, उसका नाम है वेक्टर। और वेक्टर वही होता है जिनके पास कौन होता है? जिनके पास डायरेक्शन चाचा होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जिनके भी पास बच्चों डायरेक्शन होगा उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पर एरिया को वेक्टर क्वांटिटीज माना गया। अब कई जगह पे आप ऐसा देखोगे कि ए कैप के साथ एन कैप को भी रिप्रेजेंट कराया गया है। इस एन कैप को आपको पता है यूनिट वेक्टर बोला जाता है। कौन सा वेक्टर बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है बच्चों जी? सबको पता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है भाई साहब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करना? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर काम ही वही करता है जो डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे से क्या करे? रिप्रेजेंट करे। बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से अब जैसे यहीं पे देख लो आप लोग, ये सिलेंडर है ऐसा, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से सिलेंडर दे रखा है आर रेडियस का, ये इस तरीके से, ठीक है, आर रेडियस का। इसकी लेंथ कितनी है? एल। हमने कहा इस पे कहाँ किस डायरेक्शन में आपको एरिया वेक्टर मिल सकता है? आप कहेंगे सर एक तो इधर की डायरेक्शन में, आप कहेंगे सर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप कहेंगे सर एक बार इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप कहेंगे सर एक बार इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस तरीके से आपको एरिया वेक्टर के डायरेक्शन 3D सर्फेसेस में मिलने लगेंगे। और बच्चों इन्हीं 3D सर्फेसेस को 3D इन्हें क्लोज्ड फिगर्स बोलते हैं ना, क्लोज्ड फिगर। इन्हीं क्लोज्ड फिगर को बोला जाता है बच्चों GAUSSIAN, गॉसियन सर्फेसेस। गॉसियन सर्फेसेस, बहुत बढ़िया बात। ये सब गॉसियन सरफेस है। आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये सब गॉसियन सरफेस है सारे के सारे, ठीक है। जितने भी आपके 3D यानी कि क्लोज्ड फिगर्स होंगे, 3D क्लोज्ड फिगर्स होंगे, 3D क्लोज्ड फिगर्स होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? जरा बताओ आप लोग। गॉसियन सरफेसेस, गॉसियन सरफेसेस, ठीक है जी।
बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रख पाओगे आप लोग, बहुत बढ़िया बात, क्लियर है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देख लेते हैं। 2D में क्या हो जाएगा, 2D में क्या होगा जरा ध्यान से देखो। 2D में जैसे मान लो ये है, ये है, ये है और ये है ना। 2D में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देख लो आप यहाँ से, है ना। एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी लैमिना को आप अगर ऐसे खड़ा कर दो, ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहां से इधर, यहां से इधर, है ना जी। अगर इस तरीके से आपने लैमिना को रखा है, ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर, ऐसे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर, समझ गया ना बात को। ऐसे करके आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये सारी चीजें, बहुत बढ़िया बात। नोट करते हैं आगे। हाँ जी, तो बच्चों आगे हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। जो है हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, फाई ई से, याद रखिएगा बच्चों। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिंबल होता है इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है। एक्चुअल में तो बच्चों कुछ नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्लोज्ड फिगर्स को पढ़ा, अभी हम लोगों ने कौन से फिगर्स को पढ़ा, क्लोज्ड फिगर्स को, है ना। अब भाई अगर आप क्लोज्ड फिगर्स की बात करते हो तो क्लोज्ड फिगर 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं। पहले हम 2D की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 2D फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर आप सर्कल को देख लोगे, है ना, स्क्वायर देख लोगे, है ना, रेक्टेंगल देख लोगे, यही सब चीजें देखोगे आप, है ना। तो अब हम बात करते हैं पहले सर्कल की। सर्कल की हम बात करते हैं तो हमने मान लिया इस तरीके का एक गुल्ला बना लिया ऐसा, ठीक है, आर रेडियस का। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जरा देखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासेस थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, काय में से जरा बताओ आप लोग, काय में से, एक क्लोज्ड सरफेस में, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रही हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है तो इसका अपना क्या होएगा, एरिया, और ये क्या है उनके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई ए। कई किताबें एरिया को एस से भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एस, उसको उन्होंने सरफेस एरिया बोला है, ठीक है जी। कौन सा एरिया बोला है, सरफेस एरिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चों जी, ठीक है। वहां पे वो एस लिखें चाहे ए लिखें, मैं एरिया करके आपको ए लिख के करा रहा हूं, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू मेरे बच्चों कितना, ई ए, बहुत बढ़िया बात, याद रखना, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी पास थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हो, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and cross sectional area। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना जी, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसे हम जैसा भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ई ए कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, बहुत अच्छे से देखिएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है जी। अब ये ई ए कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा आ रहा है यहाँ पर, और दूसरी चीज डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो इससे एक चीज क्लियर हो गई, ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों जी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों जी, स्केलर क्वांटिटी। बहुत ध्यान से, बहुत समझ के साथ समझना है चीजों को। इसको आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, बड़ा अच्छे से समझना, द होल इंटीग्रल ऑफ, द होल इंटीग्रल, ये ध्यान से समझना, इसका मतलब हो गया होल, द होल इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, ठीक है, सॉरी बेटा, ई डी ए होल इंटीग्रल मींस इस क्लोज्ड पूरे सरफेस का इंटीग्रेट कर दो आप और ईडीए कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फाई ई, और ये होल इंटीग्रल ऑफ ईडीए, ठीक है, ईडीए। ध्यान रखिएगा बच्चों, ईडीए कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात ना है,
ठीक है भैया जी, ये ई डी ए और ये लास्ट में कितना कॉस थीटा। बोलो जी क्लियर है? पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गई। दूसरी चीज बच्चों, ये जो होता है थीटा, ये थीटा जो एंगल होता है, ये एंगल होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर हमेशा ध्यान रखना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बताओ बच्चों जी? उसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा। ये ध्यान रखना, ठीक है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, मींस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर ये चीज पैरेलल होंगी तो यानी कि जो हमारा थीटा होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों जी? 0 डिग्री का। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को समझ के चलना है। मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हुई होगी। पहले इसको आप लोग नोट करो। हाँ तो बच्चों, आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि भाई आप फाई को ऐसे लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई ए, है ना, ई डॉट ए, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या बन सकता है कि फाई ई को आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, अगला फॉर्मूला, है ना जी, बहुत बढ़िया बात। अगला क्या हो सकता है कि फाई ई को आप लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा, इसे भी ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आप होल इंटीग्रल लगा दोगे, ठीक है जी, होल इंटीग्रल लगा दोगे। ध्यान देना इस चीज में, ठीक है, इस चीज में ध्यान देना, ये ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों हम इसकी यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं। ई ए, ई मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेबर, नॉट देवर, इज वेबर, डब्ल्यू बी। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलॉम और इसकी मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों जी? स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला डीएफ निकाल लेते हैं भैया जी, डीएफ निकालना पड़ेगा। फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ई को लिख सकते हैं हम लोग कितना, जरा बताइएगा? ई को लिख सकते हैं एफ बाई क्यू, ये ए। एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, इसका ए टी, और इंटू में एल इंटू एल। बच्चों जी ये एम एल क्यू टी की पावर -3 ए की पावर -1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को मक्खन की तरह आ गई होंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जब तक ये चीजें नहीं समझ आएंगी तब तक आपको फिजिक्स का जो गॉस लॉ है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल बहुत तर्क वाले आते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। जब लगवाएंगे आपको सब चीज़ों का अनुभव होने लगेगा हल्के हल्के। इसीलिए बच्चों, मैं सब बच्चों से यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जो आज के टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ये समझ करके कि शायद अभी टाइम बहुत है, तो शायद वो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि शायद आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। इस टाइम में अगर आप लग गए तो शायद आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, है ना। आज के टाइम पे आप ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रहो और कुछ नहीं करना है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ की तरफ। हाँ जी, तो बेटा जी नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बहुत अच्छे से इस चीज को भी देखिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। बच्चों चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना, 3 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। सेकंड वन जो है मेरे बच्चे वो है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वन है जो बच्चों हमारे पास वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ नहीं कर सकते जब तक आपको इन चीज़ों का अनुभव ना हो, ठीक है। जब इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से आपको फील और अनुभव दोनों चीज़ें होने लगेंगी, आप चीज़ों को सीखने लगोगे, ठीक है। आप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स की तरफ आप बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स है, आपको समझना चाहिए इन बातों को। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आप सोच भी नहीं सकते आप किस लेवल पर जा करके आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझते हुए चलो, ठीक है।
बहुत अच्छे से। तो दिस इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं एलसीडी की। ठीक है सर, शॉर्ट में लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। दिस इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एलसीडी। ठीक है, लैम्डा। अब देखो इतना तो आपको पता है कि चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स एक रॉड पर, मान लो ये एल लेंथ की रॉड है, इस पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिखरा हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है एल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एलसीडी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताइए आप लोग। इसी को हम कहते हैं जैसे था चार्ज पर यूनिट लेंथ को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर में या रॉड में पूरी तरीके से चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? एलसीडी। ठीक है, एलसीडी इज लैम्डा, इस चार्ज इज क्यू बाई एल। क्यू बाई एल, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यूनिट कूलॉम पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला कूलॉम का, इसका AT और इसका L, यानी कि A L-1 और T। A L-1 और T, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों जी? डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। Q का AT ना, यस, Q बराबर IT, इस AT L को ऊपर लेकर गए AT L-1। बहुत बढ़िया बात, ध्यान रखिएगा। इसका बच्चों आप डेरिवेटिव फॉर्म भी देख सकते हो, है ना। कौन सी फॉर्म बच्चों? डेरिवेटिव फॉर्म। डेरिवेटिव गलत लिख दिया, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्म देखो बच्चों, इसका क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL। ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, DQ बाई DL। आप यहाँ से DQ निकाल सकते हो, लैम्डा इंटू DL। बोथ साइड क्या कर सकते हो आप? इंटीग्रेट, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको चार्ज भी मिल सकता है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए ताकि आपके ये सारी चीज़ें समझ आए। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना जी। इस ACD, है ना, ACD। आपको पता है एरिया में यहाँ पे एक लैमिना शीट दी होगी आपको। कैसी शीट दी होगी? लैमिना। लैमिना मतलब जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, ऐसी। ठीक है जी, ऐसी शीट दी होगी, और इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या होगा बच्चों, जरा बताओ आप लोग? डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस तरीके से। जिसका कुछ एरिया होगा पर्टिकुलर, जिसको हम लोग एरिया A यानी कि A मान लेंगे। ठीक है, और इस एरिया में चार्ज बिखरा हुआ होगा, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q। ठीक है जी। अब हमने कहा ACD को आप डिफाइन करो। ACD इज सिग्मा। तो आप कहेंगे सर चार्ज जो बिखरा हुआ है काय में, एक पर यूनिट एरिया में, है ना जी। तो चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं? Q। एरिया इज A, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तब तक आप गॉस लॉ नहीं कर सकते, एप्लीकेशंस नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत अच्छे से इस चीज को आप लोग देखिएगा और फील कीजिएगा। ठीक है, आप इसकी यूनिट वगैरह निकाल सकते हैं। यूनिट आपको पता है, दिस इज अ कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। आप इसका DF निकाल सकते हैं। DF कैसे निकलेगा? दिस इज अ AT अपॉन L स्क्वायर। तो यानी कि A L की पावर -2 और कितना? बोलो जी, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। इसका आप डेरिवेटिव फॉर्म भी देख सकते हैं। इसका आप डेरिवेटिव फॉर्म भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसका डेरिवेटिव फॉर्म क्या होगा बच्चों जी? सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई D। और मैं अगर आपसे कहूँ आप DQ निकालें इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ DA कर दें और यही आपको आंसर दे जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे की ओर चलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल ही है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कई बच्चों के तो समझ भी आ गया होगा क्या करना है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज रो। बच्चों कुछ नहीं है, VCD बोलते हैं इसको। कुछ नहीं होगा, इसमें 3D सर्फेसेस होंगे इस तरीके से, और चार्ज जो है वो बिखरा हुआ होगा, है ना। और चार्ज जो है वो बिखरा हुआ होगा, इसकी एरिया ये R हो जाएगा। और चार्ज जो होगा वो क्या होगा बच्चों? इसके अंदर बिखरा हुआ होगा। और जैसे ही इसके अंदर चार्ज बिखरा हुआ होगा, तो चार्ज को आप किस तरीके से बोलेंगे? इस VCD, जो कि होगा चार्ज काय में, जरा बताइए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में।
पर्टिकुलर वॉल्यूम में। तो VCD, इस VCD इज व्हाट इज रो चार्ज बाई Q और अपॉन V। यहाँ से ये मिल गया। ठीक है जी। यहाँ से बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे द कूलॉम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप लोग, जैसे द AT अपॉन LQ, यानी कि A L की पावर -3 और कितना T। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी। इसकी डेरिवेटिव फॉर्म भी अच्छे से देख लो। ठीक है, रो इज इक्वल टू DQ बाई DV, और यहीं से आप चार्ज को भी निकाल सकती हो। DQ इज इक्वल टू रो इंटू DV, इंटीग्रेट कर दीजिए और आपको इस तरीके से आपका नेट चार्ज भी मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट थी, इनको आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है और सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है, इनको रिवीजन करना है बहुत बढ़िया तरीके से। छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके चलोगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।